हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट लेक्चर 3। तो आज के सेशन में हम पॉलन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। हमने अभी तक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस पढ़ लिया। हमने ये भी पढ़ लिया कि पॉलन का इनिशियल डेवलपमेंट होता कैसे है और कहाँ होता है, कौन से टिश्यू में होता है। सारी चीजें अब हम जान चुके हैं। अब हमें जानना है पॉलन के बारे में, पॉलन के स्ट्रक्चर के बारे में, पॉलन से रिलेटेड जितनी सारी इंफॉर्मेशन है आज वो हम सब लेने वाले हैं। और बच्चों, सेशन के आखिरी में आज मैंने कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं ताकि ये भी जज हो जाए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो जहां तक हमने पढ़ा है इस टॉपिक के ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे आज के अपने सेशन में। तो बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, चीजों को समझने की कोशिश करिएगा और सेशन के आखिरी में उन क्वेश्चंस में भी पार्टिसिपेट करिएगा। तो लेट अस स्टार्ट बच्चों। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट लेक्चर 3 एंड वी आर कंटिन्यूइंग विद स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन। ये छोटी सी क्लिप के माध्यम से आपको इतना आइडिया तो लग गया होगा कि ये सारे के सारे पॉलन्स हैं। पॉलन को अगर हम बात करते हैं तो पॉलन यूजुअली उस डस्ट लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है जो प्लांट से रिलीज होता है, जो पॉलिनेशन में काम आता है। तो ये क्या है? ये है पॉलन ग्रेन्स, यानी कि हाईली मैग्निफाइड इमेज ऑफ द पॉलन इज नोन एज द पॉलन ग्रेन। तो मैं आपको पॉलन भी दिखाऊंगा, पॉलन कैसे रिलीज होता है, पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं और पॉलन ग्रेन्स कैसे कैसे टाइप के होते हैं। इस पिक्चर से आपको थोड़ी सी आइडिया तो जरूर लग गई होगी पॉलन ग्रेन्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ फॉर ऑल दो स्टूडेंट जिन्होंने आज पहली बार मेरा सेशन ज्वाइन किया है, माय नेम इज प्रदीप सिंह। माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टॉट, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। और मैं हमेशा कहता हूं ये सारी की सारी चीजें सेकेंडरी हैं, आप हैं प्राइमरी। मेरे सेशंस को जरूर शेयर करा करिए #नीट लाइफ डेली के थ्रू अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, ताकि इस रेवोल्यूशन के बारे में और इस बेहतरीन टीम के बारे में सारी कंट्री को पता चल जाए। बच्चों, tinyurl.com/नीट मोबाइल ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इससे आपको सारे के सारे लेक्चर्स एट ए प्लेस देखने को मिलेंगे। सो यू जस्ट हैव टू गो टू ब्राउजर और टाइप करिए tinyurl.com/नीट मोबाइल। ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आप अपने सारे सब्जेक्ट देख सकते हैं। चैप्टर वाइज, लेक्चर वाइज डिस्कोर्स के साथ आपको दिखाई देगा। पीडीएफ नोट भी यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन फीचर है। इसके अलावा डिटेल लर्निंग के लिए आप अगर मेरी गाइडेंस में जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ, तो यूज करिएगा कोड बच्चे प्रदीप लाइव। और इस कोड को यूज करते ही आप सारे के सारे एजुकेटर्स के सेशन भी अटेंड कर पाएंगे। इट्स नॉट दैट कि कोड यूज किया तो सिर्फ मेरे सेशन, नॉट एट ऑल, सारे एजुकेटर के सेशन अटेंड कर पाएंगे। ऑलराइट बच्चों, चलिए शुरू कर देते हैं सेशन को, बहुत इंतजार आपका ना कराते हुए। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट पॉलन एंड लेट अस गो एंड नो अबाउट इन डिटेल व्हाट इज पॉलन एंड इट्स पॉलन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा देखिए, इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करिए व्हाट इट इज। इस प्लांट में फ्लावर्स आ चुके हैं, यानी कि फ्लावर्स में पॉलिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, मैच्योरिटी हो चुकी है। तो इसको जस्ट अगर थोड़ा सा टच करते हैं, किसी भी स्टिक से अगर हम इसको टच करते हैं, तो देख लीजिए किस तरह का माहौल बन रहा है। आप बिल्कुल भी ये ना सोचे कि ये डस्ट पार्टिकल है बच्चों। आपको देखिए फ्लावर भी क्लियरली दिखाई दे रहे हैं और हमने आपके लिए पहले का जो पार्ट है उसमें देखिए हल्का सा टच कराया और कितने सारे पॉलेंस निकल रहे हैं। राइट, तो ये रियल पिक्चर है और ये डस्ट पार्टिकल बिल्कुल नहीं है, ये पॉलन डस्ट है जिसमें पॉलन ग्रेन्स हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि पॉलन है। तो पॉलन इस तरह का होता है बच्चों। एंड पॉलन जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स के द्वारा, किसी में कम, किसी में ज्यादा। आपने अगर कभी हिल स्टेशन गए हो और जब पॉलन का सीजन होता है, पाइन ट्रीज वगैरह के जो पॉलन्स रिलीज होते हैं, येलो शावर ऑफ सल्फर के नाम से उस फेनोमेना को जाना जाता है, जिसमें जिम्नोस्पर्म्स के पॉलन रिलीज होते हैं एयर में। हालांकि आपके सिलेबस में एंजियोस्पर्म्स ही है, लेकिन इसको जानने में कोई दिक्कत नहीं है कि येलो शावर ऑफ सल्फर जो है वो जिम्नोस्पर्म्स के पॉलन रिलीज की वजह से। और पॉलन ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि येलोइश टाइप के ही होते हैं, येलो या येलोइश टाइप का स्ट्रक्चर पॉलन में होता है, कलर भी उसी टाइप का आता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और जानकारी ली जाती है पॉलन ग्रेन्स के बारे में। तो ये जो हनी बी आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस हनी बी कीप्स ऑन विजिटिंग डिफरेंट फ्लावर्स, अलग अलग फूलों को ये विजिट करती रहती है। हनी बनाने के लिए इसको नेक्टर कलेक्ट करना होता है। इसके पैरों में पॉलन बास्केट होती है, यानी कि एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें पॉलन फिट हो जाते हैं।
काफी सारे पॉलन इसके पॉलन बास्केट में आ जाते हैं। और पॉलन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ कि पॉलन किट होता है। पॉलन किट यानी कि पॉलन के ऊपर एक चिपचिपा सा पदार्थ जिसके द्वारा वो इसके पैरों में चिपक जाते हैं। इस तरह से पॉलन का ट्रांसफर होता है जिसको पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन अभी यहां पर हम बात कर रहे हैं पॉलन ग्रेन की। इस इमेज में आपको पॉलन ग्रेन नहीं दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और पॉलन ग्रेन को अब देखने की कोशिश करते हैं। इससे आपको आइडिया तो लग गया होगा कि पॉलन ग्रेन कहां पाए जाते हैं, करते क्या है। राइट, पॉलन ग्रेन। pollen grains are covered with sporoderm। इनके आउटर लेयर में जो लेयर है उसका नाम है स्पोरोडर्म। पॉलन के फॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ लिया कि कैसे पॉलन टेट्राड बनता है और उस पॉलन टेट्राड के बाद कैसे रिलीज होता है पॉलन। राइट, तो अब रिलीजिंग यानी कि टेट्राड को ब्रेक करके पॉलन के जो टेट्राड है राउंडिंग ऑफ होता है, पॉलन आ जाता है बाहर। लेकिन अभी भी हमने ये नहीं देखा कि पॉलन कैसे एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, यानी कि एंथर वॉल कैसे ब्रेक होती है। हालांकि मैंने आपको बताया हुआ है कि एंडोथीशियम की श्रिंकेज की वजह से स्टोमियम यानी कि लाइन ऑफ डिहाइसेंस से ब्रेक हो जाएगा। आगे हम उसको भी कवर करेंगे और देखेंगे। अब ध्यान दीजिए स्पोरोडर्म को, ये लेयर, इस लेयर का बहुत बड़ा योगदान है पॉलन की स्टेबिलिटी में। सो स्पोरोडर्म इज कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर। सिंपल है, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं, 2 लेयर है मात्र। आउटर इज एक्साइन और इनर है इंटाइन। तो द आउटर एक्साइन इज कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलेनिन एंड द इनर इंटाइन इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टोसेलुलोज, यानी कि पेक्टिन और सेलुलोज के मिश्रण से बनता है पेक्टोसेलुलोज। तो सबसे पहले आप पॉलेंस को देख लीजिए। इस पिक्चर में डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये हाईली मैग्नीफाइड इमेज है बच्चों, दिस इज हाईली मैग्नीफाइड इमेज। अब इस इमेज में आपको कुछ डिप्रेशन वाले एरियाज दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये डिप्रेशन आप देख रहे हैं, दिस डिप्रेशन, एंड देन वी हैव दिस डिप्रेशन। इसमें देख लीजिए डिप्रेशन, सब में डिप्रेशन दिखाई दे रहे हैं। तो डिप्रेशन कहीं कहीं पर नैरो होल जैसा रहेगा, वो भी मैं दिखाऊंगा। आज हमने बहुत सारी ऐसी इमेजेस इंक्लूड करी हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। तो यानी कि जिसमें पोर्स होते हैं उसको जर्म पोर बोलेंगे। और ये क्या है, ये इलोंगेटेड पार्ट है ना, काफी ज्यादा लंबा सा, ये देख लीजिए, दिस इज जर्मिनल फरो, इसको कहते हैं जर्मिनल फरो। तो किसी किसी में जर्मिनल फरोज होंगे, यानी कि लॉन्ग होगा वो वीक एरिया, और किसी किसी में सर्कुलर होंगे। तो कहीं जर्मपोर देखेंगे, कहीं जर्मिनल फरोज देखेंगे। इसके बारे में बात हम आगे करेंगे। अभी इस पिक्चर को आप देखिए, हैव अ लुक एट दिस पिक्चर। तो इस पिक्चर में आपको क्या समझ में आ रहा है, देख लीजिए बच्चे। इसमें वैक्यूल दिखाई दे रहा है आपको एक्साइन दिखाई दे रही है। वैक्यूल अंदर रहता है, स्टोर करता है न्यूट्रिएंट उसके लिए। इंटाइन अंदर की कंटिन्यूअस लेयर जो ये वाली दिख रही है आपको, दिस इज इंटाइन। और इंटाइन कहीं कहीं पर देख लीजिए इस तरह से थोड़ी सी स्वेलिंग है इंटाइन में, यानी कि इंटाइन उन इलाकों में जहां पर आपको एक्साइन नहीं दिखाई दे रहा है वहां पर थोड़ा सा उसमें स्वेलिंग आ चुकी है। ये देखिए ये इलाके, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, इस एरिया। फिर इधर भी देखिए, यहां पर भी आपको क्लैरिटी के साथ समझ, यहां पर भी आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। और जर्म पोर दिख गया, तो मैंने आपको जर्म पोर दिखा दिया और जर्मिनल फरो भी दिखा दिया। ये देख लीजिए, ये ग्रीन वाले, इनमें जर्मिनल फरोज हैं, ये रहे जर्मिनल फरोज, इलोंगेटेड फरोज। राइट, देन वी हैव द ट्यूब न्यूक्लियस, इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये ट्यूब न्यूक्लियस और जेनरेटिव सेल का जेनरेटिव न्यूक्लियस, इसके बारे में हम बात और भी करते हैं जब हम पॉलिनेशन पढ़ते हैं और पॉलन ट्यूब की डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, तब आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा इसके बारे में। लेकिन इतना बता देता हूं, ये जो जेनरेटिव सेल है यही मेल गैमीट को रिप्रेजेंट करता है और ये डिवाइड होता है। एक बार डिवाइड होता है तो 2 मेल गैमीट बन जाते हैं। राइट, एंड द ट्यूब न्यूक्लियस का बड़ा अनोखा रोल है। ट्यूब न्यूक्लियस आगे आगे चलता है। जब पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है तो उसमें देखेंगे किस तरह से ट्यूब न्यूक्लियस लीड करता है और जेनरेटिव सेल एक बार डिवाइड करके 2 मेल गैमीट उसके पीछे पीछे फॉलो करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कैलोज प्लग के फॉर्मेशंस होते हैं। किस तरह से कैलोज प्लग ओल्ड प्रोटोप्लाज्म को पीछे छोड़ देता है और न्यू प्रोटोप्लाज्म को आगे लेकर के चलता है। इस चीज को विजुअलाइज कराऊंगा मैं आपको कि किस तरह से पॉलन ट्यूब में, क्योंकि जब ट्यूब न्यूक्लियस आगे चलेगा तो उसके साथ साथ बहुत सारा जो है प्रोटोप्लाज्म अकम्पैनी होगा। जेनरेटिव न्यूक्लियस, जेनरेटिव सेल वैसे तो पीछे छूट जाना चाहिए, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का एक इंतजाम है प्लांट के पास कैलोज प्लग के कारण। तो कैलोज का एक नजारा तो आपने देख लिया था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल के ऊपर कैलोज बन जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर, और वो कैलोज क्या करता है, उसके प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन को कट कर देता है ताकि पूरा का पूरा डेवलपमेंट उसके अंदर ही हो सके। राइट,
चलिए अब हम बात करते हैं इन दोनों लेयर की एक बार फिर से। तो स्पोरोडर्म यानी कि जो इसकी लेयर है उसको स्पोरोडर्म कहते हैं। दो पार्ट में होती है, ऊपर इसकी आउटर एक्साइन है, इनर इंटाइन है। तो एक्साइन भी आपको दिखाई दे रही है यहां पर देख लीजिए, और इंटाइन भी दिखाई दे रही है। इस इमेज में सारी चीजें क्लियर हैं। लेकिन ये जो एक्साइन है ये और भी कई लेयर्स से बनी हुई है। तो अब हम सारी लेयर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो स्पोरोडर्म जैसा कि मैंने बताया, आउटर एक्साइन इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, और ये स्पोरोपोलेनिन इज रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। ये बहुत रेजिस्टेंट है। स्पोरोपोलेनिन को किसने बनाया, कहां पाया गया था स्पोरोपोलेनिन, कौन से स्ट्रक्चर के अंदर था स्पोरोपोलेनिन? तो बच्चों कल के सेशन में हमने देखा था यूबिस्ट ग्रैन्यूल्स का फॉर्मेशन होता है सेक्रेटरी टैपिटल सेल के द्वारा। उसी यूबिस्ट ग्रैन्यूल के अंदर क्या पाया जाता है, स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है, जिसको अमीबॉइड टैपिटल सेल स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर लेकर के जाता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है। तो स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट इन द जर्म पोर्स। जर्म पोर में स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होता। और इनर इंटाइन किस चीज से बनी हुई है, मैंने आपको बताया पेक्टिन और सेलुलोज, पेक्टोसेलुलोज बोल सकते हैं, पेक्टिन प्लस सेलुलोज। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन में जो लेयर्स होती हैं वो ऊपर की है स्पोरोडर्म, सबसे बाहर की लेयर, उसमें है इनर इंटाइन। इंटाइन सेलुलोज और पेक्टोस से बनी हुई है, पेक्टोसेलुलोज। लेकिन जो आउटर एक्साइन है वो आउटर एक्साइन ऐसे ही नहीं बन गई है बहुत टफ, उसमें भी कई तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। तो उसमें दो लेयर होते हैं, आउटर एक्साइन के बस दो लेयर हैं। एक्साइन में जो इनर तरफ है उसका नाम है नेक्साइन, और जो बाहर की तरफ है उसका नाम है सेक्साइन। यानी कि सेक्साइन बिल्कुल बाहर की तरफ है और नेक्साइन अंदर की तरफ है। अब मैं अगर इंटाइन और एक्साइन की तीनों लेयर की बात करूं तो पहले इंटाइन अंदर से बाहर की तरफ, पहले इंटाइन फिर नेक्साइन फिर सेक्साइन, राइट। फिर इसके बाद बच्चों जो नेक्साइन है वो भी एक्चुअली दो लेयर से बनी हुई, उसमें इनर को कहते हैं एंड एक्साइन, और जो उसमें आउटर की तरफ है इट इज फुट लेयर। जो सेक्साइन है जो आउटर लेयर थी उसमें क्या है, इनर एंड एक्साइन और आउटर टेक्टम। ये जो टेक्टम है इसी में सारी डिजाइनिंग होती है पॉलन की। तो टेक्टम बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन मैं अब फिर आपको एक बार अंदर से बाहर की तरफ फाइनल बता देता हूं कौन कौन सी लेयर है। तो एक नंबर आएगी अंदर से बाहर की तरफ पहले इंटाइन, उसके बाद दो नंबर इनर एंड एक्साइन, फिर तीन नंबर आउटर फुट लेयर, फिर चार नंबर इनर एंडोसेक्साइन, और फिर पांचवा आउटर टेक्टाइन। तो इस तरह की टोटल 5 लेयर है, जिसमें एक लेयर है इंटाइन की और 4 लेयर हैं किसकी, एक्साइन की। और वो चारों की चारों एक्साइन के दो पार्ट यानी कि नेक्साइन और सेक्साइन का पार्ट है। क्लैरिटी आ गई मेरे ख्याल से। अब इसमें कहीं पर कोई कंफ्यूजन आपको नहीं है, मैंने पूरी की पूरी लेयर आपको ईमानदारी के साथ सारी की सारी चीज आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ टेक्टम के बारे में मैंने आपको बताया। टेक्टम बियर्स द स्कल्पचरिंग ऑन द पोलन सरफेस। पोलन के सरफेस के ऊपर जो ये डिजाइनिंग होती है जिससे पोलन यूनिक दिखते हैं, ये टेक्टम की वजह से है। स्टडी ऑफ पोलन इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए बच्चों, पोलन की स्टडी पोलन के फॉर्म में भी होती है और पोलन की स्टडी पोलन के फॉसिल के फॉर्म में भी होती है। फॉसिल क्या होता है, फॉसिल होता है प्रिमिटिव टाइम के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से नेचर में प्रिजर्व हो जाते हैं, उनको कहते हैं फॉसिल्स। तो बच्चों ध्यान दीजिए, फॉसिलाइजेशन इवोल्यूशन में पढ़ेंगे प्रोसेस कैसे फॉसिल बनता है, डायनासोर के फॉसिल वगैरह पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फॉसिल सिर्फ डायनासोर के नहीं होते, सबसे ज्यादा फॉसिल अगर पाए जाते हैं किसी चीज के तो वो पोलन के पाए जाते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोपिक लाइफ के फॉसिल्स ज्यादा मिलते हैं। इनके मिलने के चांसेस ज्यादा होते भी हैं। आप मान लीजिए कि रेजिन प्रोड्यूस होता है प्लांट में, बहुत से प्लांट हैं माउंटेनियस एरियाज में जो जिम्नोस्पर्म है उनमें रेजिनस एक्सुडेट बनता है। जैसे कनाडा बाल्सम, आपने परमानेंट स्लाइड बनाई होगी अपने स्कूल में, उसमें एक ड्रॉप डाला जाता है जिसके ऊपर कवर स्लिप लगाई जाती है ग्लास स्लाइड के ऊपर, तो वो कनाडा बाल्सम होता है जो परमानेंट स्लाइड को बनाता है। एबीज बाल्सेमिया नामक प्लांट का रेजिन है, एक्सट्रैक्ट है। समझ में आई बात। तो अब ये जो मान लीजिए कहीं पर पॉलन पड़ा हुआ है और प्लांट का रेजिन आके वहां पर एक ड्रॉप गिर गया, तो उसके अंदर कई बार कीड़े भी ट्रैप हो जाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट के भी फॉसिल्स मिले हैं। इस तरह से पॉलन के फॉसिल बहुतायत में पाए गए हैं और उनसे हमें आइडिया लगता है कि प्रिमिटिव प्लांट किस टाइप के होते थे।
तो बड़ा काम की है ये इंफॉर्मेशन पॉलन। इसकी स्टडी को पैलिनोलॉजी बोलते हैं। तो पैलिनोलॉजी आज के पॉलन को स्टडी करती है, प्रिमिटिव पॉलन को स्टडी करती है, सारे के सारे पॉलन्स की स्टडी होती है। मैं आपको बता दूं, फॉरेंसिक में भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है। एक इंसान पाया गया था, वो करीब 5000 साल पहले मर गया था एल्प्स माउंटेन में, नाम है ऑड्जी द आइसमैन। आप ढूंढेंगे तो आप पा जाएंगे ऑड्जी की जो एक आदमकद प्रतिमा है वो बर्लिन म्यूजियम में सजाकर रखी भी गई है। तो ऑड्जी मिला था, तो ऑड्जी का पोस्टमार्टम हुआ 5000 ईयर्स के बाद, उसका पोस्टमार्टम हुआ और उसके स्टमक में कुछ टाइप के पॉलन मिले, जिससे साइंटिस्ट ने यह अनुमान लगाया कि 5000 साल पहले किस टाइप के प्लांट होते थे। साइंटिस्ट ने यह भी अनुमान लगाया कि ऑड्जी ने खाया क्या था जिसके थ्रू उसके पास पॉलन आ चुका है स्टमक में, और यह भी पता लगा लिया इन्हीं चीजों से कि वो जा कहां रहा था, क्योंकि जो फूड स्टफ उसने खाया वो उस वक्त के लोग शायद अपनी ससुराल जाने में खाया करते, तो ये भी पता चल गया कि वो कहां जा रहा था। तो बच्चों, फॉरेंसिक साइंस भी ऐसी ऐसी चीजों को ढूंढ लेती है, या यूं कहें ह्यूमन माइंड का कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत ही फर्टाइल है, बड़ी सारी चीजें ढूंढी जा सकती। तो चूंकि हम बात कर रहे हैं पैलिनोलॉजी की, तो मैंने यहां पर थोड़ा सा आपको जिक्र के माध्यम से बता दिया कि वो क्या चीज है। समझ में आ गई बात? तो स्टडी ऑफ पॉलन इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। आगे बढ़ते, एक और चीज देखिए, यहां पॉलन के डिजाइन्स देख लीजिए आप। अगेन देयर आर सर्टेन एरियाज जहां पर जर्मिनल फरोज दिख रहे हैं, एंड देयर आर सर्टेन एरियाज जहां पर जर्म पोर दिखेंगे। जर्म पोर यहां विजिबल नहीं है इस इमेज में, आगे हम जर्म पोर को भी एक बार जरूर देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पैलिनोलॉजी तो पॉलन की स्टडी है, कैसे होती है। आगे बढ़ते हैं। नाउ एक ये छोटी सी क्लिप यहां पर आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करें और लोकेट करने की कोशिश करें कि ये इंसेक्ट फ्लावर को विजिट करने आया हुआ है, शायद हनी बी ही लग रही है, बम्बल बी भी हो सकती है। तो इसको देखिए और पॉलन जो गिर रहे हैं उनको लोकेट करने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों, यहां से पॉलन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रहे पॉलन डस्ट, थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई दे रहा है। किस तरह से जब इंसेक्ट विजिट करते हैं, कुछ पॉलन तो उसके पैरों में चिपकेंगे और कुछ पॉलन जो है वो वैसे ही गिर जाएंगे। राइट, देख रहे हैं, पॉलन देख पा रहे हैं, मैंने आपके लिए मार्क कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि पॉलन्स किस तरह से बिखर रहे हैं हवा में। लेट्स मूव अहेड और देखते हैं पॉलन ग्रेन को एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देख लीजिए बच्चों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स, बड़े अजीब अजीब आकार के पॉलन्स हैं। ये सब हो गए पॉलन्स। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कंपाउंड पॉलन की। नॉर्मल पॉलन ग्रेन तो हम समझ चुके कि कहां कहां होते हैं, कैसे होते हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड पॉलन की। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, ऐसे प्लांट भी हैं जिनमें चारों के चारों पॉलन टेट्राड एक साथ रहते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल ने पॉलन टेट्राड को गिव राइज किया था और पॉलन टेट्राड से बाहर निकल आते हैं पॉलन राउंडिंग ऑफ होते ही। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ प्लांट में ये साथ में रहते हैं और ऐसे प्लांट कंपाउंड पॉलन बनाते हैं, यानी कि चारों के चारों टेट्राड एक साथ रहेंगे और ये कंपाउंड पॉलन किस में पाया जाता है? जट्रोफा, ये रहा स्पाइसी जट्रोफा, इसको कॉमन नेम है। इसको जट्रोफा इंटेगेरिमा के नाम से भी जाना जाता है। छोटे छोटे बड़े ब्यूटीफुल फ्लावर आते हैं और इसका जो फ्लोरल पार्ट है, फ्लावर इसके मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है, यानी कि दो अलग अलग टाइप के फ्लावर हैं, लेकिन कंडीशन मोनोएशियस है क्योंकि एक ही प्लांट में दोनों तरह के फ्लावर हो रहे हैं। इसके अलावा जुंकस देख लीजिए, जुंकस ये ग्रास टाइप का ग्रास है एक तरह की, ये ग्रो करती है, इसमें भी कंपाउंड पॉलन पाए जाते हैं। और टाइफा, टाइफा को वाटर ग्रास या टेप ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पत्तियां टेप जैसी होती हैं और इसका इन्फ्लोरेसेंस काफी लंबा होता है। तो देख लीजिए इन्फ्लोरेसेंस भी क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर आप रूरल एरियाज में कभी भी जाएं तो आपको तालाबों के किनारे ये स्ट्रक्चर जरूर देखने को मिलेगा, टाइफा। टाइफा आपने देखा होगा। तो ये तीनों के तीनों नाम याद रखिएगा। जट्रोफा के बारे में, इसके स्ट्रक्चर को मैं एक बार फिर दिखाऊंगा जब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बारे में, तब मैं इसको फिर से आपको दिखाऊंगा। जट्रोफा इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पोलिनियम एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जहां पर क्या होता है कि पूरा का पूरा एक एंथर लोब के अंदर जितने पॉलन होते हैं वो सब एक साथ ही रह जाते हैं, सिंगल सैक में सारे के सारे पॉलन रहते हैं। ये कैलोट्रोपिस में पाया जाता है, जिसको आक कहते हैं, आकड़ा कहते हैं। आपने ये फ्लावर जरूर देखे होंगे। इन फूलों से माला बनाई जाती है और जो शिव जी के मंदिर में चढ़ाई जाती है।
जहरीला प्लांट है कैलोट्रोपिस। वीड है, अनवांटेड प्लांट है, इसकी कोई जरूरत नहीं होती। इसमें जो लेटेक्स होता है वो पॉइजनस होता है। अगर आपकी आंखों में कभी लग जाए तो बच्चों रिस्क हो सकता है, आंखों में स्वेलिंग हो जाती है, इरिटेशन हो जाता है, तुरंत मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ती है। तो इस प्लांट में पोलन ग्रेन्स ऑफ द एंथर लोब, वन एंथर लोब, एंथर में दो लोब होते हैं, एक एंथर लोब के सारे पोलन दे आर इन अ सिंगल सैक। जैसे ये देख लीजिए स्ट्रक्चर बच्चों, तो दिस इज अ पोलिनियम, और ये दोनों को मिला लीजिए तो पोलिनिया। पोलिनिया इज प्लूरल, पोलिनियम इज सिंगुलर। देख लीजिए मैंने यहां पर पोलिनियम लिखा है आपके लिए क्योंकि पोलिनियम सिंगुलर है, और पोलिनिया, पोलिनिया यानी कि दोनों एक साथ, और दोनों के दोनों ट्रांसलेटर आर्म के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो जो भी इंसेक्ट आता है इसके पास, इसमें एक और स्ट्रक्चर होता है, गाइनोस्टेजियम बोला जाता है। तो गाइनोस्टेजियम जाहिर सी बात है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड है, तो उसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे। गाइनोशियम जब पहुंचेंगे तब देखेंगे। गाइनोस्टेजियम ये पार्ट है, ये देख लीजिए बच्चों, फ्लैट पार्ट, थोड़ा चौड़ा सा पार्ट होता है जहां इंसेक्ट लैंड कर सकता है। यानी कि इंसेक्ट के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। वो हवाई यात्रा करके आ रहा है तो लैंड करने के लिए अगर जगह मिल जाए तो इंसेक्ट विल बी वेरी हैप्पी ऐसे फ्लावर को विजिट करने के लिए। और इंसेक्ट के पैरों में उसके पैर ऐसे करके होते हैं दोनों, और ये दोनों पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उसके दोनों पैरों के बीच में चिपक जाता है। सच अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, दोनों पैरों के बीच में ये चिपक जाते हैं दोनों पोलिनिया। पोलिनियम दो हैं और ट्रांसलेटर के साथ वो जुड़े हुए हैं। तो ये ग्लैंड का जो पार्ट है यहां पर जो देख रहे हैं, ये ग्लैंड या ट्रांसलेटर उसकी बॉडी में चिपक जाता है, और दोनों पैरों की तरफ दोनों के दोनों पोलिनिया बड़ी आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं, और इसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह ये पॉलिनेट हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों पॉलीस्पोरी की। पॉलीस्पोरी क्या होता है? ये एक अनोखा प्रोसेस देखने को मिलता है। यूजुअली क्या होता है कि जो पॉलन टेट्राड बनते हैं उसमें चार होते हैं पॉलन टेट्राड में मैक्सिमम, दैट इज द रूल। कि चार, टेट्राड का नाम ही है टेट्राड यानी कि फोर बनेंगे मियोसिस से, तो मियोसिस का रूल है कि चार ही बनेंगे। लेकिन बच्चों कभी कभी कुछ ऐसे प्लांट हैं जिन्होंने अपने आप को इतना इवॉल्व कर लिया है कि वो चार से अधिक टेट्राड बना लेते हैं, जैसे कि कस्कुटा, अमर बेल, डॉडर भी कहते हैं, अमर बेल भी कहते हैं। इसमें एक टेट्राड में, वन टेट्राड, आप गेस करिए कितने पॉलन होते होंगे। वन टेट्राड में कंटेन एज मैनी एज, कितने पॉलन हो सकते हैं एक टेट्राड में? मैक्सिमम बच्चों 11 तक देखे गए हैं, 11। तो वन टेट्राड हैज एज मेनी एज 11 पॉलेंस। अब क्वेश्चन ये है कि 11 पॉलेंस कैसे बने? 11 पॉलन ग्रेन एक टेट्राड में कैसे बने? होता तो मियोसिस है और चार बनते हैं। कस्कुटा में ये मैकेनिज्म देखने को मिलता है। 11 इज मैक्सिमम, उससे कम भी हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। तो इसका आंसर बच्चों ये है कि एक बार बन गए टेट्राड, उसके बाद वो माइटोसिस के थ्रू और भी कई बार डिवाइड करते हैं। ये क्यों है, ऐसा क्यों है बच्चों? ये एक पैरासाइटिक प्लांट है। ये देख लीजिए अमरबेल, दूसरे ये येलो कलर का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये पूरा अमरबेल है। किसी भी पेड़ के ऊपर अगर ये चढ़ जाता है तो उस पूरे पेड़ में स्प्रेड कर जाता है और उस पेड़ से न्यूट्रिएंट्स लेता रहता है, खुद कभी भी ग्रीन नहीं होता। टोटल पैरासाइट है, टोटल स्टेम पैरासाइट है, पूरा का पूरा स्टेम के ऊपर निर्भर करता है, रूट के ऊपर निर्भर नहीं करता। टोटल स्टेम पैरासाइट। और इसके फ्लावर देख लीजिए, ये है हमारे कस्कुटा के फ्लावर, हाईली मैग्नीफाइड इमेज, क्योंकि बहुत पतला सा होता है, बहुत पतला, 1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर ब्रॉड होती है इसकी जो स्टेम होती है। येलो कलर की होती, कभी कभी पिंक कलर की भी देखने को मिल जाती है। ये देख लीजिए इसकी स्टॉक दिखाई भी दे रही है जहां पर फ्लावर अटैच्ड है। जब फ्लावरिंग होती है बच्चों तो ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं पूरा व्हाइट हो जाता है, क्योंकि इतने ज्यादा फ्लावर निकलते हैं। ये बेसब्री क्यों है इसमें, इतने ज्यादा फ्लावर बना रहा है, इतने ज्यादा पॉलन बना रहा है टेट्राड में? क्योंकि पैरासाइट है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो पैरासाइट होते हैं उनमें हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है पैरासाइट्स में। वो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, क्योंकि उनको दूसरे के ऊपर निर्भर रहना है तो वो अपने आप को किसी भी हालात में कम नहीं होने दे सकते। तो आप रीजन समझ गए होंगे ये पॉलीस्पोरी करके इतने ज्यादा क्यों बनाता है। अच्छा बच्चों एक प्लांट और है, साइपरेसी फैमिली के मेंबर्स, जैसे कि साइपेरस रोटुंडस, मोथाग्रास बोलते हैं, साइपरेसी फैमिली। साइपरेसी फैमिली थोड़ा सा एक्सेप्शन है। साइपरेसी फैमिली, मैं नाम लिख देता हूं, साइपरेसी फैमिली। ये फैमिली है,
इसमें कुछ ग्रासेस भी होते हैं, जैसे मोथा ग्रास आपने देखा होगा, कॉमन लॉन ग्रास तो सारे ही जानते हैं, साइनोडॉन डेक्टिलॉन, दूब ग्रास। और एक ग्रास होती है जो थोड़ा सा लंबी स्टिक सी निकल आती है, उसमें ऊपर इन्फ्लोरेसेंस आता है, वो साइपरेसी फैमिली के मेंबर हैं, मोथा ग्रास बोलते हैं। साइपेरस रोटुंडस, बहुत सारी स्पीशीज हैं, तो मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं फैमिली का। इस फैमिली में एक टेट्राड में सिर्फ एक ही पॉलन बनता है, ये भी एक एक्सेप्शन है। एक टेट्राड में कितने पॉलन बनते हैं? एक पॉलन बनता है। अगेन ये आप गेस करिए कि एक पॉलन कैसे बनेगा? टेट्राड से तो हमेशा चार ही बनते हैं, तो बच्चे तीन डीजेनरेट हो जाते हैं, थ्री गेट डैमेज्ड, डीजेनरेट हो जाते हैं और एक ही बनता है। तो दिस इज अनदर एक्सेप्शन, साइपरेसी फैमिली। इन एक्सेप्शंस को जरूर याद रखना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना होती। पॉलीस्पोरी आप समझ गए, जहां पर अप टू 11 पॉलेंस बन सकते हैं, यानी कि जरूरत से ज्यादा। और इसका कोई अलग से नाम नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि साइपरेसी फैमिली में एक टेट्राड से एक ही पॉलन बनता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पॉलन के अंदर का डेवलपमेंट देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द पॉलन अंदर बनने के बाद, तो बच्चों प्रोटोप्लाज्म ऑफ द पॉलन, जो पॉलन का प्रोटोप्लाज्म होता है, उसमें आता है एक स्मॉल जेनरेटिव सेल और एक होता है लार्ज ट्यूब सेल और वेजिटेटिव सेल। ये जो वेजिटेटिव सेल है, ये अबंडेंट फूड रिजर्व होता है इसमें, एंड लार्ज इरेगुलर शेपेड न्यूक्लियस होता है इसका, आपने कई बार देखा मेरे साथ। इसके अलावा टू मेल गेमीट होते हैं, स्मॉल जेनरेटिव सेल में दो मेल गेमीट बन जाते हैं, और वो दोनों के दोनों फ्लोट करते हैं इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है और न्यूक्लियस होता है, एक एक करके। आगे बढ़ते हैं, और ये स्ट्रक्चर मैंने आपको कल भी बताया था कि हम इसके बारे में देखेंगे। ये देख लीजिए, पॉलन बन चुका है, कंप्लीटली फॉर्म्ड पॉलन है। इसके अंदर माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस है और एक बड़ा सा वैक्यूल भी है। इसके बाद ये जो न्यूक्लियस है, देख लीजिए, पोलराइज्ड माइक्रोस्पोर, एक तरफ चला गया न्यूक्लियस, एक तरफ जाने के बाद उसी किनारे पर एक डिवीजन होता है। ये डिवीजन भी कैसा होता है? एसिमेट्रिक डिवीजन होता है, सिमेट्रिकल नहीं होता। और स्पिंडल फाइबर का भी फॉर्मेशन नहीं होता, प्लांट में वैसे ही स्पिंडल का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी कि इसमें स्पिंडल का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होता, डिवाइड कर जाता है, एसिमेट्रिक डिवीजन होता है। और वेजिटेटिव न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा रह जाता है। और ये रहा हमारा जेनरेटिव सेल विथ जेनरेटिव न्यूक्लियस, राइट। इसके बाद देख लीजिए, बाई सेलुलर पॉलन बन चुका है। अब बाई सेलुलर के बाद ट्राई सेलुलर पॉलन। तो कई केसेस में देखा जाता है कि ट्राई सेलुलर कंडीशन में शेडिंग होती है पॉलन की, और कभी कभी बाई सेलुलर स्टेज में भी होता है, दो सेल होंगे, दो ही न्यूक्लियस होंगे। ट्राई सेलुलर का मतलब है कि भाई तीन सेल आ गए, क्योंकि जो मेल जेनरेटिव सेल है वो डिवाइड कर गया। तो ये थोड़ा सा मैकेनिज्म होता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन। पॉलन टेट्राड के बनने के बाद ये सारे के सारे डेवलपमेंट उसके अंदर हो रहे होते हैं, और जब रिलीज होता है तब तक पॉलन पूरा का पूरा मिच्योर कर जाता है, इट बिकम्स मिच्योर। एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन इज ईदर टू सेल्ड, यानी कि ट्यूब सेल और जेनरेटिव सेल, या थ्री सेल्ड हो सकता है, ट्यूब प्लस टू मेल गेमीट, राइट। ये हो गया पॉलन का कंप्लीट डेवलपमेंट। अब जर्म पोर की बात कर लेते हैं बच्चों। यहाँ इन सम पार्ट ऑफ द पॉलन, एक्साइन थोड़ा सा थिन होता है, इसके बारे में हमने अभी बात करी। ये देख लीजिए एरिया, जर्म पोर, ये रहा जर्म पोर, दिस इज द जर्म पोर नोटेड आउट हियर, ये रहा जर्म पोर। तो जर्म पोर से पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है। इनको जर्म पोर बोला जाता है या जर्मिनल फरोज। अभी मैंने बताया आपको कि लॉन्गिट्यूडिनल फरोज हो सकते हैं। एट दिस पॉइंट इंटाइन में भी थिक और कैलोज डिपोजिशन हैपन। यहां पर कैलोज के डिपोजिशन भी देखे जाते हैं, थोड़ा सा कैलोज डिपॉजिट हो जाता है। कैलोज की डिपोजिशन की वजह से आप तो समझ ही गए होंगे कि जैसे ही कैलोज का डिपोजिशन हो गया वहां पर, तो क्या होगा कि वो थोड़ा सा, यानी कि बहुत ज्यादा वीक नहीं रहता। अदरवाइज तो पॉलन ट्यूब तो क्विकली कभी भी निकल सकती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ पॉलन ग्रेन्स आर यूजुअली विथ थ्री जर्म पोर्स। किसमें? डाइकॉट में। डाइकॉट में जो जर्म पोर होते हैं वो तीन होते हैं, और उस कंडीशन को बोला जाता है ट्राइकोलपेट, ट्राइकोलपेट कंडीशन। और मोनोकॉट में ज्यादातर जर्मिनल फरोज होते हैं, और एक ही जर्मिनल फरो देखने को मिलता है, इसलिए इनको कहते हैं मोनोकोलपेट, राइट। मैंने आपको दोनों टाइप के पॉलन दिखाए हुए हैं। जो राउंड राउंड एरियाज होंगे वो जर्म पोर हैं, और जो लॉन्ग स्ट्रेट सा स्प्लिट होगा वो हमारा जर्मिनल फरोज है। तो वो मोनोकॉट में देखे जाते हैं जर्मिनल फरोज, कंडीशन को मोनोकॉलपेट कहते हैं, और उधर डाइकॉट में देखा जाता है ट्राइकॉलपेट कंडीशन, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों डिहाइसेंस की। लाइन ऑफ डिहाइसेंस इज कॉल्ड स्टोमियम। स्टोमियम इज द लाइन ऑफ डिहाइसेंस।
जो एंथर की वॉल में बनता है। अब जैसे जैसे एंथर वॉल ड्राई होती जाती है तो एंडोथीशियम की लेयर थोड़ी सी शॉर्टेन होती जाती है, क्योंकि एंडोथीशियम की लेयर में मैंने आपको दिखाया था, देख लीजिए एक बार फिर से, एंडोथीशियम की लेयर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह का कंडीशन होता है। तो एंडोथीशियम की लेयर, इसमें डिपोजिशन होता है रेडियल वॉल में और इनर वॉल में। किस चीज का डिपोजिशन होता है? अल्फा सेल्यूलोज का डिपोजिशन होता है। ये देख लीजिए, यहां डिपोजिशन है अल्फा सेल्यूलोज का, इनर वॉल और रेडियल वॉल में डिपोजिशन होता है। अब जैसे जैसे ये ड्राई होते जाते हैं बच्चों, ड्रायर मास तो श्रिंक करेगा ना, तो ये किस तरफ श्रिंक करेंगे? ये इस डायरेक्शन में, इधर से और इधर से थोड़े से श्रिंक करते हैं सेल्स, ऐसे करके श्रिंक हो जाते हैं। जब श्रिंक होंगे तो जहां पर जर्मिने, यहां पर जो स्टोमियम है वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये पुल अपार्ट हो जाएगा। ये लेयर अगर श्रिंक करेगी, यहां से हल्का सा टच रहता है वो ब्रेक हो जाता है, यानी कि टच इस पार्ट पे जो रहेगा यहां से ये ब्रेकेज हो जाएगी, क्योंकि जब श्रिंक करेगा तो ये गैप सबसे पहले प्रोमिनेंटली दिखाई देगा। और यही है हमारा एरिया जहां से पॉलन का रिलीज होता है, डिहाइसेंस होता है। क्लियर हो गई बात सबको? तो एज द एंथर वॉल ड्राइज, एंडोथीशियम शॉर्टेन्स and ruptures the anther lobe and pollen grains are liberated। ये देख लीजिए pollen grain यहां से रिलीज हो रहे हैं। यू गॉट इट? ब्रोकन स्टोमियम से रिलीज हो गए लाइन ऑफ डिहाइसेंस। और ब्रेकिंग क्यों होती? क्योंकि श्रिंकेज होती है, तो जब श्रिंकेज होगी जो एरिया वीक है वहीं से वो ब्रेक हो जाता है। दिस इज द वे। ये देख लीजिए। अब बच्चों बात करते हैं पार्थेनियम और कैरेट ग्रास। इट केम इनटू इंडिया एज अ कॉन्टेमिनेंट विद इंपोर्टेड व्हीट। गेहूं मंगाया गया था अफ्रीकन कंट्री से, वहां पर इसके सीड आ गए, कैरेट ग्रास पार्थेनियम के सीड आ गए, और ये इतना ज्यादा फैल गया है कि ये पॉलन एलर्जी कॉज करता है। देख लीजिए खूब सारे पॉलन प्रोड्यूस होते हैं, अधिक अत्यधिक मात्रा में पॉलेंस का रिलीज होता है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, ये पार्थेनियम नहीं है इन द इमेज, दिस इज नॉट पार्थेनियम, क्योंकि पार्थेनियम का इन्फ्लोरेसेंस इस तरह से नहीं दिखता, ये ग्रासेस का इन्फ्लोरेसेंस है। तो ग्रासेस में भी काफी सारे पॉलन प्रोड्यूस होते हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिखाया कि यहां पर आपको हाईली मैग्नीफाइड इमेज दिख जाए और आइडिया लग जाए कि पॉलन कितनी क्वांटिटी में रिलीज करते हैं। लेकिन आगे हमने कैरेट ग्रास या पार्थेनियम की इमेज रखी हुई है आपको एक बार दिखाने के लिए। आपने वो पौधा जरूर देखा होगा अपने आसपास। बात करते हैं बच्चों पॉलन वायाबिलिटी की, कि पॉलन बन तो गया, कितनी देर तक ये एक्टिव रहता है, कब तक जर्मिनेट कर सकता है। ऐसा तो है नहीं कि पॉलन इस साल बना तो अगले साल तक या उसके अगले साल तक जर्मिनेट करेगा, सालों साल रहेगा, ऐसा तो है नहीं। सीड हो सकती है, सीड की वायबिलिटी थोड़ा ज्यादा लंबी होती है, लेकिन पॉलन को हर बार, यानी कि नए नए पॉलेंस के फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। एक बार एक रिप्रोडक्टिव साइकिल का बना हुआ पॉलन ज्यादातर दूसरे रिप्रोडक्टिव साइकिल तक जाते जाते खत्म हो जाता। आई बात समझ में? वो फर्टाइल नहीं रह जाता, वायबल नहीं रह जाता। तो ये चीज बहुत जरूरी है समझना। तो ड्यूरेशन फॉर विच पॉलन ग्रेन रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट इज कॉल्ड पॉलन वायाबिलिटी। कितनी देर तक ये वायबल रहेगा, कब तक जर्मिनेट करने के लायक रहेगा। ठीक है। पोलन वायबिलिटी इज लेस इन फ्लावर विच आर पॉलिनेटेड इन बड कंडीशन। आप में से कोई भी ऐसे फ्लावर का नाम बता सकता है कि जो बर्ड कंडीशन में ही पॉलिनेट हो जाते हैं, या यूं कहें कि वो खुलते ही नहीं है? बच्चों बर्ड पॉलिनेशन इज मोस्ट कॉमन इन दोज फ्लावर जो क्लोज टाइप के होते हैं, क्लोज्ड पेटल्स, यानी कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्लिस्टोगेमस फ्लावर में जब पॉलिनेशन मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से हमारे क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये तो लिली का फ्लावर है, इसके पॉलेंस आप देख लीजिए, येलो कलर के पॉलन है, यहाँ पर मैंने दिखा दिया आपको। तो बच्चों इनके जो पॉलेंस होते हैं बहुत कम टाइम के लिए वायबल होते हैं, क्योंकि वो इंश्योर करना चाहते हैं कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन ना हो। कभी वो बड में ही कर लेते हैं, पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है और उनके पॉलन, मान लीजिए थोड़ा सा फ्लावर खुलता भी है तो पॉलन बेकार हो गए, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बिल्कुल नील हो जाते हैं। तो बहुत थोड़ी देर के लिए इनके पॉलेंस वायबल होते हैं, कुछ घंटे तक, कुछ मिनट से कुछ घंटे तक वायबल होते हैं, दैट्स इट। अब बात करते हैं कि व्हीट और पैडी में, ये देख लीजिए ये पैडी है। पैडी का मतलब होता है कि राइस का प्लांट है ना, राइस तो उस ग्रेन को कहते हैं, पैडी प्लांट को कहते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम आपको पता ही होगा पैडी का, ओराइजा सटाइवा। पैडी इज ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा, राइट। और व्हीट का भी आपको पता होगा, व्हीट का है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम
एस्टिवम, इसको याद रखिएगा क्योंकि ओराइजा सटाइवा और ट्रिटिकम एस्टिवम बड़े इंपॉर्टेंट है। नाउ रोजेसी फैमिली में, लेग्यूमिनोसी फैमिली में और सोलानेसी फैमिली में पॉलन वायबिलिटी इज लॉन्ग एंड रिमेन फॉर अ फ्यू मंथ, कुछ महीनों तक वायबल होते हैं, यही मैक्सिमम है। ईयर्स आफ्टर ईयर्स पॉलन वायबल नहीं होते हैं, तो कुछ महीनों तक इनके पॉलन वायबल होते हैं। अब मैंने आपको ओराइजा सटाइवा की फोटो दिखा दी, सोलानेसी फैमिली के बारे में चर्चा ना करें और ना बताएं तो ये जस्टिस नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पर सोलानेसी फैमिली का एक काफी अच्छा मेंबर इंक्लूड किया है। क्या आप में से कोई भी बच्चा बता सकता है ये कौन सा प्लांट है? सोलानेसी फैमिली का कौन सा मेंबर है ये? सोलानेसी फैमिली यानी कि पोटैटो फैमिली, यानी कि बैंगन वाली फैमिली, यानी कि मिर्ची वाली फैमिली, यानी कि टमाटर वाली फैमिली, यानी कि सोलेनम ज़ैंथोकार्पम, जंगली बैंगन भी आपको बाहर दिख जाते हैं, उसकी फैमिली। तो सोलानेसी फैमिली नाइट शेड फैमिली कहलाती है, काफी इंपॉर्टेंट फैमिली है। मॉर्फोलॉजी में भी आपने सोलानेसी फैमिली के बारे में पढ़ा हुआ है, राइट? तो ये कौन सा मेंबर है? मुझे लगता है आप लोगों में से किसी ने इस मेंबर को पहचान नहीं पाए हैं। दिस इज बच्चों विथैनिया सोमनीफेरम। विथैनिया सोमनीफेरम यानी कि अश्वगंधा, ये एक मेडिसिनल प्लांट है और इसकी दवा जो बनती है उससे जनरल वाइटैलिटी आती है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा अश्वगंधा। हिंदी में या संस्कृत में अश्व का मतलब होता है घोड़ा। तो दिस इज विथैनिया, विथैनिया सोमनीफेरम। याद रखेंगे, अश्वगंधा के नाम से जाना जाता है, ये भी सोलानेसी फैमिली का मेंबर है। करेक्ट। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं पॉलन वायबिलिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों देखिए, पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पर इनको प्रिजर्व कर सकते हैं हम आर्टिफिशियली। कहाँ होता है ये प्रिजर्वेशन? पॉलन बैंक्स में किया जाता है बच्चों। पॉलन बैंक में इनको प्रिजर्व करके रख लिया जाता है। दे आर यूज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। ये देख लीजिए लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर किस तरह से स्टोर कर दिया जाता है। यानी कि पॉलन वायबिलिटी के लिए टेम्परेचर और मॉइस्चर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। लेकिन नेचर में इतना लो टेम्परेचर कभी भी नहीं हो सकता। तो नेचर में आप खुद ही समझ सकते हैं कि इनकी वायबिलिटी ईयर्स तक कभी नहीं जाएगी। तो ये तो पॉलन बैंक्स में हम कर सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में ये पाया जाता है, राइट? आगे बढ़ते हैं बच्चों, पॉलन एलर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पार्थेनियम सबसे ज्यादा एलर्जी करता है, तो करता है बच्चों। विंड पॉलिनेटेड प्लांट, जो विंड से पॉलिनेटेड है, एनेमोफाइलस स्पीशीज प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन इन लार्ज नंबर, ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि इनका जो पॉलिनेशन होता है नॉन डायरेक्शनल होता है। व्हाट इज दिस नॉन डायरेक्शनल? यानी कि 360 डिग्री में हर जगह पॉलन को भेजना है, क्योंकि पता तो है नहीं। डायरेक्शनल किसमें होता है? जिसमें एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन है, उनको पता है कि कोई हनी बी आएगी और वो पॉलन को लेके जाएगी, जिधर उसको जाना होगा वहां जाएगी, प्लांट की हेडेक नहीं है। लेकिन जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट है वो अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि जिधर भी हवा चले उधर ही चला जाए पॉलन। तो 360 डिग्री में उसका मूवमेंट होता है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है पॉलन का। इस वजह से लाखों करोड़ों की संख्या में पॉलन का प्रोडक्शन होता है। दे रिमेन सस्पेंडेड इन एयर, और वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाते हैं, मैमल्स के रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ह्यूमन की रेस्पिरेटरी ट्रैक में, बर्ड्स के रेस्पिरेटरी ट्रैक में, और एलर्जी कॉज करते हैं, राइट? अब हम तो सारे जीवों की बात ना करके अपनी ही बात करें तो हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनको राइनाइटिस हो जाता है, एस्थमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है। ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं पॉलन एलर्जी की वजह से। तो देख लेते हैं कौन कौन से कल्प्रिट हैं जो इस काम को करते हैं। ये देख लीजिए बच्चों, पॉलन एलर्जी, ब्रीदिंग में बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है क्योंकि जो एयरवे हैं वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, राइट? यानी कि ब्रोंकस, ब्रोंकियोल, ट्रैकिया, ये सारे के सारे जो हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से हवा नहीं पहुंच पाती आपके एल्वियोलाई में और दम सा घुटने लगता है, ये पॉलन एलर्जी की वजह। अब देख लेते हैं कौन कौन से कॉन्ट्रीब्यूटर। मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ पॉलन एलर्जी इज पार्थेनियम कैरेट ग्रास। अभी भी मैं यहां पर नहीं दिखा रहा हूं आपको, पार्थेनियम कैरेट ग्रास आगे ही दिखाऊंगा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान रखना है उसको। इसके अलावा चिनोपोडियम, चिनोपोडियम जिसको बथुआ कहते हैं हिंदी में, चिनोपोडियम एल्बम, ये देख लीजिए, ये चिनोपोडियम है। इसके जो पॉलन है वो भी बड़े सारे रिलीज होते हैं, देख लीजिए इसका इन्फ्लोरेसेंस। ये बथुआ है, आपने जरूर देखा होगा, खाया भी होगा, खाते हैं लोग। इसके अलावा एमारैंथस, ये है एमारैंथस,
जिसमें कभी कभी इन्फ्लोरेसेंस रेड या पिंक कलर के होते हैं, येलो कलर के भी इन्फ्लोरेसेंस देखे जाते हैं। इसके अलावा सोरगम, ये जानवरों का चारा होता है, ये बाजरे की प्रजाति से मिलता जुलता है सोरगम, और ये जानवरों को खिलाया जाता है, खेतों में किसान काफी ग्रो कराते हैं। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है अपना साइनोडॉन, जिसको दूब ग्रास कहते हैं। ये देख लीजिए साइनोडॉन कितना लग्जूरियंटली ग्रो करता है, ये लॉन ग्रास जिसको बोलते हैं, साइनोडॉन डैक्टिलॉन। याद रखिएगा, साइनोडॉन डैक्टिलॉन कॉमन लॉन ग्रास, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, राइट। अब ये रहा वो कल्प्रिट जिसका नाम मैंने बार बार लिया, पार्थेनियम, कैरेट ग्रास या गाजर घास बोला जाता है इसको। ये है वो पार्थेनियम जिसके फ्लावर होते तो बड़े छोटे छोटे से हैं, लेकिन ये इतने पॉलन प्रोड्यूस करते हैं और इससे पॉलन एलर्जी काफी ज्यादा होती है। हमारी कंट्री का भी नहीं है, सिर दर्द बन गया है हमारे लिए। इंपोर्टेड व्हीट के साथ आया था, गेहूं इंपोर्ट कराया गया था अफ्रीकन कंट्रीज से किसी जमाने में, वहीं से आ गया और उसके जो बीज जो है खेतों में पहुंच गया, और खेतों से अब तो पूरी कंट्री में, फुल इंडिया में पाया जाता है ये। और ये बहुत बड़ा सोर्स है पॉलन एलर्जी करने का। बच्चों बात कर लेते हैं पॉलन प्रोडक्ट। पॉलन से कुछ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, यानी कि फूड सप्लीमेंट के हिसाब में भी लिया जाता है, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। तो बी पॉलन ग्रेन, बी पॉलन ग्रेन क्या मतलब, बी कोई प्लांट तो है नहीं ना, फ्लावर है कि पॉलन बनाती है, लेकिन कलेक्ट जरूर करती है। तो कलेक्टेड बाय बीज, जो बीज के द्वारा पॉलन कलेक्ट होते हैं उसको कहते हैं बी पॉलन ग्रेन। दे आर यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स एंड एज फूड सप्लीमेंट। अब इसी को क्यों यूटिलाइज किया जाता है, इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि बीज बनाती हैं हनी, तो बीज को पता रहता है कि कौन से फ्लावर की क्वालिटी अच्छी है, तो इस वजह से एक एस्थेटिक वैल्यू है कि बी पॉलन को ही कलेक्ट किया जाता है और फूड सप्लीमेंट उससे बनाए जाते हैं। पॉलन ग्रेन में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पॉलन ग्रेन इज रिच इन न्यूट्रिएंट। देख लीजिए बच्चों, प्रोटीन 7 से 26% तक पाया जा सकता है, अलग अलग पॉलन में अलग अलग रेशियो। कार्बोहाइड्रेट 24 से 48% पाया जा सकता है, और फैट 0.9 से 14.5%। अब आप सोच सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है और प्रोटीन भी काफी ज्यादा है, तो एथलीट वगैरह के लिए बड़े काम का होता है। तो ये एथलीट को भी खिलाया जाता है, रेस हॉर्सेस को भी खिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। पॉलेंस आर टेकन एज टैबलेट और सीरप, टैबलेट के फॉर्म में या सीरप के फॉर्म में अवेलेबल हैं। दे इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्सेस। ये देख लीजिए बच्चों, तो ये टैबलेट हो गए, ये भी कुछ टैबलेट टाइप के हैं, छोटे छोटे ग्रेन के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, सीरप के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, और कई लोग तो हनी में भी होते हैं, कुछ ना कुछ पॉलन तो हनी में भी पाया जाता है, तो उसकी वजह से हनी भी फायदेमंद होता है। ये देख लीजिए बच्चों पॉलेंस, इनको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाया गया, और ये देखिए ये वाला जो पॉलन है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, इसमें एक छोटा सा जर्म पोर भी दिखाई दे रहा है। वो जर्म पोर लोकेट करने की कोशिश करिए, बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में आपको एक जर्म पोर दिखाई दे रहा है। तो मैंने जर्मिनल फरोज भी दिखा दिए, जर्म पोर भी आपको दिखा दिए। पॉलन प्रोडक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये देख लीजिए। तो ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, इनको खा करके एफिशिएंसी बढ़ती है। तो आप सब कुछ समझ चुके हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, आप एंथर के बारे में समझ चुके हैं, आप पॉलन के बारे में समझ चुके, पॉलन किस फॉर्म में यूज होता है इसके बारे में समझ चुके। अब बच्चों सावधान हो जाइए, डेली प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन जो है हमने अब तक जितना पढ़ा हुआ है उन सब के ऊपर क्वेश्चंस हैं, तो लेट मी चेक आप लोग कितना तैयार हैं। लेट अस स्टार्ट विद दिस डेली प्रैक्टिस पेपर सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू ये रहा, ये नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें ढूंढना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। मैं जब तक स्टेटमेंट पढ़ता हूं आप कमेंट में आंसर देना शुरू करिए। देखिए बच्चों, पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सीवियर एलर्जी, फर्स्ट है पॉइंट। सेकंड पॉइंट है स्टोर्ड पॉलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। थर्ड ऑप्शन है टैपिटम हेल्प्स इन द डिहाइसेंस ऑफ एंथर। और फोर्थ ऑप्शन है एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। लेट मी हैव अ लुक, कौन से बच्चे करेक्ट आंसर दे पाते हैं यहां पर। Okay, so we have started. I'm just waiting for your answers to fall in. एक बार आपके आंसर आने शुरू हो जाए तो फिर मैं देखता हूं आप लोग समझ पाए कि नहीं। ओके, वेरी गुड। अलीना, अभिषेक, दो बच्चों ने सबसे पहले आंसर किया। नंदिता, उमंग, बहुत बढ़िया। आई एम ओवरवेल्म बच्चों, वेरी वंडरफुल। यानी कि ये क्वेश्चन अगर आप आएगा तो 4 नंबर आपके पक्के हो गए। टैपिटम हेल्प्स इन द डिहाइसेंस ऑफ एंथर, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि टैपिटम का काम होता है
नरिशमेंट देना, यानी कि स्पोरोजिनस टिश्यू को नरिश करने का काम होता है। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं आप कर पाते हैं या नहीं। फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन, किसमें फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, यानी कि मोनोएशियस कंडीशन और डायोएशियस कंडीशन आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा हुआ है, जो हमारा पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन यूनिट का, वहीं पर आपने इसके बारे में जानकारी ले ली है। तो आपको पता है कि चाइना रोज हम देख चुके हैं, अनियन जो कि मोनोकॉट है, पी के फ्लावर को भी आपने मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ा हुआ है, एंड क्यूकम्बर। ये 4 ऑप्शन है। लेट मी हैव अ लुक, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ओके बच्चों, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, बट इसमें अभी भी क्लैरिटी नहीं आ पाई है। वेरी गुड, तनुज ने आंसर किया है सबसे पहले, दैट इज करेक्ट, क्यूकम्बर। क्यूकम्बर, क्यूकम्बर कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? क्यूकम्बर हो गया खीरा, मेलन, मस्क मेलन हो गया, वाटरमेलन हो गए, ये सारे के सारे। इवन जो गोर्ड है, क्यूकरबिटेसी फैमिली, तो क्यूकरबिटेसी फैमिली में कैसा कंडीशन है? मोनोएशियस कंडीशन है। एक ही प्लांट में 2 तरह के फ्लावर आते हैं और मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मेल गेमिटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस, मेल गेमिटोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है एंजियोस्पर्म में? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, सिंगल स्पर्म एंड 2 वेजिटेटिव सेल, फ्री स्पर्म, 2 sperm and a vegetative cell, single sperm and a vegetative cell। तो मेल गेमिटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म क्या प्रोड्यूस करता है? मेल गेमिटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म क्या प्रोड्यूस करता है? राइट, लेट मी हैव अ लुक हियर, क्या आंसर बच्चे दे रहे हैं। चलिए बच्चों, आप लोगों के मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं मेरे ख्याल से, यू आर गेटिंग मिक्स्ड आंसर्स। ऋषिकेश ने एंड साक्षी ने करेक्ट आंसर दिया है सबसे पहले। तो बच्चों 2 स्पर्म एंड अ वेजिटेटिव सेल होता है। वेजिटेटिव सेल यानी कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होता है, और जर्म सेल्स होते हैं, तो वो दोनों जर्म सेल 2 स्पर्म ही कहलाते हैं, 2 मेल गेमीट है। तो दिस इज व्हाट इज प्रोड्यूस्ड हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, pollen tablets are available in the market for, pollen tablet किस काम के लिए मार्केट में अवेलेबल है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ब्रीडिंग प्रोग्राम, सप्लीमेंटिंग फूड, या एक्स सीटू कंजर्वेशन। लेट मी हैव अ लुक। ओके, तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, करेक्ट आंसर आने शुरू हो गए हैं। काफी बच्चों ने आंसर दिया है, तो मैं किसी स्पेसिफिक बच्चे को क्रेडिट नहीं दे सकता, आप सबको पता है इसके बारे में। अभी अभी हमने पढ़ा था सप्लीमेंटिंग फूड, तो फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है पोलन टैबलेट्स को, इससे वाइटैलिटी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an organic substance that can withstand environmental extreme and cannot be degraded by any enzyme, वो कौन सा केमिकल है? क्यूटिकल है, स्पोरोपोलेनिन है, लिग्निन है, या सेलुलोज है? ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इनको देखिए और आंसर करिए। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ईच वन ऑफ यू टू एक बार गो थ्रू करके और क्विकली आप आंसर करें। वेरी गुड, वेरी गुड। सो ऑप्शन नंबर बी, एवरीवन इज गोइंग बाय ऑप्शन नंबर बी, स्पोरोपोलेनिन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्लांट में ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है, जो बहुत तरह के एडवर्स सिचुएशन से निपट सकता है, काफी एक्सट्रीम होता है। इट कैन बी कंपेयर्ड इन द एक्सट्रीमिटी विथ द इनेमल ऑफ आवर टीथ। हमारे दांतों का इनेमल हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है। उसी तरह से ये भी हमारे मतलब प्लांट में पाया जाने वाला वो स्ट्रक्चर है जिसको डिग्रेड करना बहुत ही मुश्किल है। तो स्पोरोपोलेनिन जो कि टेक्टम लेयर के ऊपर पाया जाता है, आप जान चुके हैं इसके बारे में, आपको पता है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। और एक बड़ी खास बात बता दूं, इन क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, these questions have been asked in the medical entrance examinations। what is the function of germ pore? 4 ऑप्शन है, emergence of radical, radical निकलता है, absorption of water for seed germination, seed germination के लिए water का absorption करता है, initiation of pollen tube, pollen tube की growth कराता है, या release of male gamete, male gamete को release करता है। what is this? 4 ऑप्शंस हैं, मेल गेमीट को रिलीज करता है, pollen tube को ग्रो कराता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, या रेडिकल निकलती है इनमें से। I'm waiting for all of you to answer it quickly।
बहुत बढ़िया बच्चों, सी इज द राइट आंसर, इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब। अब आप सोचिए, आपने तो इतना ही पोर्शन पढ़ा है तो आप बिल्कुल क्लियरली समझ गए। अगर ये क्वेश्चन आता फुल सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, तो जर्म पोर आप हो सकते थे कि माइक्रोपाइल या हाइलम से कंफ्यूज हो जाते और ए या बी में भी कुछ ऑप्शन लगा सकते थे। इस वजह से हम जितने भी टॉपिक को पढ़ेंगे उसको बारीकी से उसका विश्लेषण करना जरूरी है और उसको समझते हुए चलेंगे। यही होता है पढ़ने का तरीका। right? So this is very important. When we are going through anything, we should know it in totality. पूरी की पूरी जानकारी हमें होनी ही चाहिए। right, बच्चों, अब एक और प्रश्न, which one of the following is surrounded by a callose wall? इनमें से कौन सा callose wall से surrounded है? Male gamete, egg, pollen grain या microspore mother cell? इस क्वेश्चन के द्वारा मैंने आपको थोड़ा सा चैलेंज तो जरूर दिया है। लेट मी हैव अ लुक हु ऑल कैन आंसर। फर्स्ट ऑप्शन मेल गैमीट, सेकंड ऑप्शन एग, थर्ड ऑप्शन पॉलन ग्रेन, फोर्थ ऑप्शन माइक्रोस्पोर मदर सेल। कैलोज वॉल कहां होती है? कैलोज प्लग नहीं, कैलोज वॉल का फॉर्मेशन कहां पर होता है? लेट मी हैव अ लुक। शकुंतला ने सबसे पहला करेक्ट आंसर दिया और मुझे पता था विशाल ने भी दिया। अब मुझे पता था कि आप लोग जरूर इसमें कंफ्यूज होंगे, बट अब करेक्ट आंसर आने शुरू हो गए। बच्चों देखिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मैंने आज के सेशन में भी इस चीज का जिक्र किया था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल के ऊपर कैलोज की वॉल आती है, जिससे माइक्रोस्पोर मदर सेल बाकी स्पोरोजिनस टिश्यू से सेपरेट हो जाता है। और एक बार सेपरेट हो गया तो बाहर से अंदर कुछ नहीं आ सकता, अंदर से कुछ बाहर नहीं जा सकता। मेल गेमीट जो होते हैं, मेल गेमीट होते हैं पॉलन ग्रेन के अंदर, और पॉलन ग्रेन जो होता है उसके बाहर की लेयर में, पॉलन के बाहर की लेयर में कैलेज होता है, ना कि कैलोज वॉल। पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय अ इंटाइन एंड एक्साइन वाली वॉल होती है और उसके ऊपर कैलेज एंजाइम होता है जो कि इस कैलोज वॉल को डिग्रेड कर सकता है। तो इस वजह से कैलोज वॉल होती है हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल के पास। राइट बच्चों, ये तो था आज के सेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आपको पॉलन से रिलेटेड, मेल गेमिटोफाइट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको आ चुकी है। अब कल संडे है, कल बच्चों एक मोटिवेशन सेशन रख रहा हूं और एक तरह का इंफॉर्मेटिव सेशन हम कह सकते हैं। संडे के दिन 5 बजे मेरा सेशन होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बॉटनी की तैयारी नीट के लिए किस तरीके से करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। 4 बजे सचिन सर का सेशन होगा, उसको अटेंड करिएगा, और फिर 5 बजे मेरा सेशन है तो जरूर अटेंड कीजिएगा। आपको पूरी की पूरी आइडिया लग जाएगी कि आपको बॉटनी की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, और जो रास्ते हम बताएं अगर उनको लेकर के आप चल सके तो आप लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता मेडिकल कॉलेज के अंदर प्रवेश लेने में। तो इन्हीं शब्दों के साथ चलिए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं हमारे जो सेशंस चल रहे हैं मंडे टू वेडनेसडे 11th के सेशन चल रहे हैं फॉर नीट लाइव डेली 2.0 में, जिसमें 4 PM सचिन सर जूलॉजी पढ़ाएंगे, महेंद्र सर आपको 5 PM पर फिजिक्स, अनूप सर 6 PM पर केमिस्ट्री और 7 PM पर मैं यानी कि प्रदीप सर आपको बॉटनी पढ़ाएंगे। संडे विल बी द डे फॉर मोटिवेशन एंड सेम पैटर्न फॉलोज ऑन थर्सडे। सिर्फ डेज अलग हो जाते हैं, हमारे आवर्स का सीक्वेंस सेम है, सिमिलर है, यही चलता रहेगा। बच्चों आप हमारे साथ टेलीग्राम ऐप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ऐप कुछ इस तरह से दिखता है। सबसे पहले इसको इंस्टॉल करिए, देन गो टू ब्राउजर tinyurl.com/unacademy chat और आप ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे। इसके अलावा ये एक बेहतरीन फीचर जहां आपको सारे के सारे लेक्चर एट ए प्लेस देखने को मिलेंगे। अब बच्चों बात करते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में, जो कि हर तरह से उम्दा है। सबसे उम्दा प्लेटफॉर्म यही है बच्चों आज की डेट में पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलेंगे आफ्टर एवरी 3 लेक्चर। राइट, तो आप इन सेशंस के साथ जुड़ सकते हैं। देख लीजिए बच्चों, हमारे बैच कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जहां पर आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सारा का सारा पढ़ाया जाएगा। इन बैचेस के साथ आप जुड़ सकते हैं। राइट, तो इसके लिए करना क्या है, बड़ा सिंपल प्रोसेस है। गो टू प्ले स्टोर, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को करिए इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद ऑप्शन आएगा प्लस का, प्लस सिलेक्ट करिए, नीट यूजी सिलेक्ट करिए एंड गेट सब्सक्रिप्शन, और फिर ये विंडो आ जाएगा। अब आप अगर मेरी गाइडेंस में अपनी तैयारी आगे जारी रखना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो यूज करिए कोड प्रदीप लाइव। यू विल ऑल्सो गेट 10% डिस्काउंट, और आप बाकी सारे
एजुकेटर्स के सेशन के साथ भी जुड़ पाएंगे, राइट। तो हमारे पूरे के पूरे बैच के साथ आप जुड़ जाएंगे। यूज करिए कोड प्रदीप लाइव एंड आई विल बी गाइडिंग यू इन योर जर्नी टू द मेडिकल कॉलेजेस ऑफ योर चॉइस। बच्चों, अनअकैडमी नीट, अनअकैडमी जेई, अनअकैडमी एट स्कूल प्रिपरेशन यानी कि 9th-10th बोर्ड प्रिपरेशन, 11th-12th बोर्ड प्रिपरेशन, ऑल आर आवर सिस्टर चैनल, टुगेदर लेट अस क्रैक इट। एंड जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत के तुरंत कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस रेवोल्यूशन के बारे में कंट्री के हर एक बच्चे को पता चल जाए एंड द एफर्ट्स ऑफ दिस वंडरफुल टीम सबके पास इस बात को पहुंचाया जा सके। And for joining Unacademy subscription, use code Pradeep Live. That's all for today, बच्चों. See you again in the next session very soon. Take care. Bye bye.